तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड वेरिएशन विद डाइल्यूशन। तो ये टॉपिक बहुत परेशान करता है स्टूडेंट को, लेकिन अब गारंटी है कि अब नहीं परेशान करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें दो टर्म है भाई, एक कंडक्टिविटी एक मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले कंडक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी आपने पढ़ा है कि इसको जनरली हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ओके। या यहां पर एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, दैट इज द लैम्डा, ओके, कैपिटल लैम्डा। तो ये लैम्डा है, ये या तो ये हम सिंबल यूज कर सकते हैं या तो ये, दोनों कंडक्टिविटी के लिए। और मोलर कंडक्टिविटी भी हम बात कर लें, ये आपने पढ़ा है कि इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट, सॉरी भाई, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते थे, ये मालूम है आपको, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हमारा कप्पा या लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, और हमारा क्या भाई मोलर कंडक्टिविटी इससे। तो इसके सबसे पहले हम वेरिएशन, आगे बढ़ने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, है क्या। तो कंडक्टिविटी हम बात करते हैं, कंडक्टिविटी ध्यान सुनिए, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन हैविंग यूनिट वॉल्यूम विथ एनी कंसंट्रेशन। मतलब ये यूनिट वॉल्यूम हम ले लें, ध्यान देना भाई, यूनिट वॉल्यूम ले लें, तो यूनिट वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस हमारा बनता है उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम यूनिट होनी चाहिए, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। 1 लीटर ml में बात करें तो 1 ml एंड सो ऑन, तो 1 रहना चाहिए, ओके। मतलब यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस, सिंपल सा। मोलर कंडक्टिविटी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, कंडक्टेंस ऑफ एनी वॉल्यूम। यहां वॉल्यूम की लिमिट नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, लेकिन एक लिमिट है, मोलर है तो 1 मोल, यानी कंडक्टेंस ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी एनी वॉल्यूम, ठीक है, हैविंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वॉल्यूम कुछ भी हो लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। यहां पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, बट हमारा क्या भाई इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें हमने डाला है उसकी यहां कोई बाउंडेशन नहीं है। यूनिट वॉल्यूम विथ एनी कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो, विथ एनी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कुछ भी होना चाहिए, 1 मोल 2 मोल कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है हमारा, बट वॉल्यूम यूनिट होना चाहिए। यहां पर क्या है भाई, एनी वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कुछ भी होना चाहिए बट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब यहीं पर हम देख लेते हैं वेरिएशन विथ डाइल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में डाइल्यूशन कर रहे हैं, किस तरह के वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो सपोज दैट आप एक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो, ठीक है, और यहां पर भी एक सोल्यूशन है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो भाई। तो पहले हम कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई। कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं पहले। तो इसमें सपोज दैट कुछ भी हमारा क्या है भाई, सपोज दैट हमारे आयंस, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तभी तो कंडक्शन हो रहा है, तो इसमें आयंस हो गए ना। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास टोटल 10 आयंस हैं, 10 हमारे आयंस हैं यहां पर, ओके, 10, और सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है, ओके। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 आयंस है। मैं कहता हूं डाइल्यूशन करो भाई, डाइल्यूशन करो। तो डाइल्यूशन में पानी मिलाओगे, पानी मिला के मान लो आपने 2 लीटर कर दिया, ठीक है। तो 2 लीटर में 10 आयंस डिस्ट्रीब्यूट हो गए कि नहीं। 2 लीटर्स में 10 आयन जो थे, अभी तक 1 लीटर में तो पानी मिलाया, तो वही 10 आयंस 2 लीटर में हमारे वॉल्यूम में, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे। अब मैं कहता हूं कंडक्टिविटी निकालो, लेकिन कंडक्टिविटी की शर्त क्या है भाई, आपको यूनिट वॉल्यूम लेना है। तो फिर से आपको उसमें से 1 लीटर लेकर यार कंडक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी ना। 1 लीटर है तो जाहिर सी बात है 1 लीटर आप लोगे तो 1 लीटर में तो 5 ही आयंस आएंगे, क्योंकि 10 आयंस 2 लीटर में, अब डाइल्यूशन आपने किया, पानी मिलाकर 2 लीटर कर दिया, तो 10 आयंस 2 लीटर में थे, तो 1 लीटर में तो 5 आयंस का रिस्पेक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम जब लेकर यार डाइल्यूशन करने के बाद यूनिट वॉल्यूम लेकर जब कंडक्टिविटी आप चेक करोगे, ठीक है, तो क्या पाओगे भाई
कि हमारे नंबर ऑफ आयंस कम हो चुके हैं, और वी नो दैट नंबर ऑफ आयंस यदि कम हो चुके हैं तो क्या होगी भाई, कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी सिंपली ऑन डाइल्यूशन, यहां पर लिख सकते हो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रही है भाई, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है भाई, चलो तो ये कंडक्टिविटी कहानी समझ में आ गई। मोलर कंडक्टिविटी बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी में सपोज दैट, वही मैं रिस्पेक्ट, सपोज दैट 1 लीटर हमने लिया है, 1 लीटर हमने सोल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, और उसमें आयंस भी होंगे, तो यार इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट मैं कहता हूं इसमें 1 लीटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या 1 मोल हमारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस प्रेजेंट है भाई। ओके क्लियर। अब मैं कहता हूं डाइल्यूशन करो, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना है भाई। ओके, तो अब तुमने पानी मिलाकर 2 लीटर कर दिया, ठीक है, तो अब भी तो यार 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा उसमें, समझ रहे हो ना। तो जाहिर से मैं कहता हूं कि यार मोलर कंडक्टिविटी चेक करो, तो आपको यार सॉल्यूशन को आधा करने की जरूरत नहीं है, पूरे 2 लीटर्स का ही तुम कंडक्टिविटी चेक करोगे, और मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि 2 लीटर्स में ऑलरेडी अब भी 1 मोल ही प्रेजेंट है। हमने कहा सॉल्यूशन का अमाउंट कुछ भी हो, एनी वॉल्यूम हो, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल होने चाहिए। तो 1 से 2 लीटर कर दिया, तो 2 लीटर में भी 1 मोल ही प्रेजेंट है, यानी पूरे का तुम क्या करोगे भाई, जो कंडक्टिविटी चेक करोगे दैट विल बी कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, बिकॉज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जरा बताओ, मैं यानी सिंपली इसमें आधा नहीं करने की जरूरत है, यानी सिंपली कह सकते हो जितने आयंस पहले थे अब भी 2 लीटर्स करने के बाद भी उतने ही आयंस हैं। 1 लीटर में जितने आयंस थे अब भी 2 लीटर करने के बाद, यानी डाइल्यूशन करने के बाद उतने ही आयंस हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और हुई है, वो आयंस और दूर दूर चले गए हैं, क्योंकि 1 लीटर में आयंस थोड़ा सा क्लोजली अरेंज होंगे। आपने इसको पानी मिलाकर 2 लीटर कर दिया, तो वही 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस है वो दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वी नो दैट यदि आयंस हमारे दूर दूर हैं तो इजिली माइग्रेशन कर सकते हैं, इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है, अपोजिट चार्जेस दूर दूर रहेंगे तो अपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे में इजिली माइग्रेशन होगा आयंस का, और कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है डाइल्यूशन पर। ध्यान देना, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, इंक्रीज। यानी ऑन डाइल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, लैम्डा एम इंक्रीजेस। ये क्लियर हो गया भाई, डाइल्यूशन करने के बाद लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, तो डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब यार पानी मिला रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डाइल्यूशन यदि कर रहे हो तो हम कह सकते हैं ना कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर एक और टर्म यूज कर सकते हो, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन की जगह एक दूसरा है ना, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन लैम्डा एम इंक्रीजेस। यहां पर भी सेम चीज, ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो क्लियर है भाई, कंडक्टिविटी में क्या होगी, डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी हुई डिक्रीज होगी, जबकि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलो अब हम बात करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी यहां इंक्रीज हो रही है, यहां डिक्रीज हो रही है, लेकिन अब हम थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो मोलर कंडक्टिविटी की मैं बात करने जा रहा हूं, ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज तो होती है, नो डाउट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी इंक्रीज होगी, वीक में भी इंक्रीज होगी। यहां पर भी सेम सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग में भी या डिक्रीज होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लें वहां भी डिक्रीज होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए काम करेगा। दोनों जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों जगह सेम रिस्पेक्ट मिलेगा। अब स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब तो समझ रहे हो ना भाई, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो फुल्ली डिसोसिएटेड, फुल्ली आयोनाइज हो जाए कंप्लीटली, और वीक का मतलब जो पार्शियली हो। ठीक है, लेकिन इस केस में यदि बात करें, ठीक है, यदि लैम्डा
एम की यानी मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, क्लियर। दो सिचुएशन अब हमें पढ़नी है फॉर, कह सकते हो यहां पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी जो इंक्रीजमेंट मिल रहा है वो थोड़ा सा दो रिस्पेक्ट में हमें स्टडी करना है, लैम्डा एम। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने कहा यहां भी इंक्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग में भी वीक में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, मोर इंक्रीज, सॉरी स्ट्रॉन्ग में बात करें, स्ट्रॉन्ग में हमारा क्या है भाई, लेस इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है डाइल्यूशन पर, जबकि वीक में मोर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। समझ रहे हो, यहां स्ट्रॉन्ग की बात करें तो यहां पर लेस इंक्रीजमेंट इन लैम्डा एम देखने को मिलता है, और यहां पर क्या भाई, मोर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। देख रहा है, थोड़ा सा साइड में चला गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लेना। यहां पर वीक के लिए की जो हम बात कर रहे हैं, ये मोर इंक्रीजमेंट देखने को, चलो थोड़ा समय बन गया, मोर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है वीक वाले में। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा यार कि स्ट्रॉन्ग में हमारा क्या है, लेस इंक्रीजमेंट, और वीक में ज्यादा, ये कैसे पॉसिबल, वीक तो हमारे भाई, वीक का मतलब हमारे कम आयंस रहेंगे, सारी चीजें ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर तो कम आयंस रहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कम बनेगी, लेकिन जो इंक्रीजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन पर जो इंक्रीजमेंट होगा, इसमें लेस इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, इसमें मोर इंक्रीजमेंट। अब बात करते क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग की यदि बात करें, पहले अगेन मैं थोड़ा सा माइंड मेकअप कराना चाहूंगा। डाइल्यूशन कर रहे हैं तो लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डाइल्यूशन पर जो आयंस है वो दूर दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यदि आपने लिया है तो 1 मोल ही रहेगा, तो इसलिए जितना भी तुमने डाइल्यूशन किया है उस पूरे डाइल्यूटेड हमारा क्या है, सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी हम चेक करेंगे वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो बस ये ध्यान है कि इंक्रीजमेंट क्यों हो रहा है, कि आयंस दूर दूर हो जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग की यदि हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग की, तो स्ट्रॉन्ग में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। तो ऑलरेडी इसके आयंस यार जो हमारा है वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। और ऐसे सिचुएशन में यदि आप पानी डालते हो तो सिर्फ आयंस दूर दूर जाएंगे, नए आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि लगभग सारे पहले से ही टूट चुके हैं। ठीक है, जबकि वीक की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन होता है, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं। और जैसे जैसे आप पानी डालोगे यानी डाइल्यूशन करोगे, और ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोसिएट होते रहेंगे। क्लियर है, तो इसमें दो चीजें, इसमें क्या है भाई, डाइल्यूशन करने पर नए आयंस आपको नहीं बन रहे हैं, सिर्फ जो पहले से आयंस थे वो दूर दूर जा रहे हैं। जबकि इसमें क्या है भाई, डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, आपके आयंस भी दूर जा रहे हैं और नए आयंस, क्योंकि सारे आयंस इसमें टूटे नहीं है। ठीक है, डाइल्यूशन पर जितना डाइल्यूशन करेंगे आयंस और ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स और ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है, तो इसमें नए आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एज वेल एज आयंस दूर दूर भी जा रहे हैं। ठीक है, दूर जाने का मतलब इजिली वो मूवमेंट कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं। अब वी नो दैट फ्री आयंस, यानी आयंस जितने फ्री रहेंगे उतना ज्यादा हमारा कंडक्टिविटी बनेगा। ओके, तो क्लियर है, यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर नए आयंस नहीं बने, सिर्फ आयंस दूर दूर हुए, यानी एक ही फैक्टर की वजह से इंक्रीजमेंट मिल रहा है आयंस के दूर होने के कारण। यहां पर आयंस दूर भी हुए एज वेल एज नए आयंस भी बने, तो यहां पर दो फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, कंडक्टिविटी को या मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज हम बात करते हैं भाई, कि जाहिर सी बात है, ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है, डाइल्यूशन करेंगे तो हमारी लैम्डा एम क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
अब एक जरा इमेजिनेशन करो थोड़ा सा कि यदि लेमडा हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, लेमडा एम बढ़ी और डाइल्यूशन किया और बढ़ी और डाइल्यूशन किया और बढ़ी, तो मैं पूछूं यार सबसे ज्यादा लेमडा एम की वैल्यू कहां मिलेगी? कहोगे सर जब हम क्या करेंगे, एक तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंच जाएंगे तब। ओके, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यदि हम पहुंच जाएं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी बहुत ज्यादा, जिसका मतलब लिमिट ही ना हो यार, ठीक है। ओके, ऐसे डाइल्यूशन पर क्या है भाई, हमें जो लेमडा एम की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और इस लेमडा एम को हम एक स्पेशल नेम से कॉल करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट एक टर्म हमें पढ़ना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान में रखना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या करें भाई, मोलर कंडक्टिविटी चेक करें, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, एक नेक्स्ट टर्म लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम, दामना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये है क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल रही है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और एक तरह से ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक है भाई, लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं, ये अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो सीक्वेंस चल रहा है कि लेमडा एम को फाइंड कैसे कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो हमें मिल जाएगा भाई, का मोलर कंडक्टिविटी बात करनी है तो मोलर कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है फाइंड आउट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इमेजिन करो जरा कि एक सोल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया है और मैंने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करके लाओ, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना है, इनफाइनाइट से जिसकी लिमिट ही नहीं है, तो कितना पानी डालोगे तुम, ठीक है। किसी कंटेनर को लिया, कितना बड़ा कंटेनर लोगे, तो कुछ देर बाद वो कंटेनर भर ही जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मुश्किल वर्क दिख रहा है ना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाना पड़ेगा, आखिर में हम जाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज ध्यान देना है। फिर से मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, मैंने कहा कि लैम्डा एम बढ़ रहा था डाइल्यूशन पर, हम जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर चले गए तो उस समय लैम्डा एम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कैसे करेंगे, यानी फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हो, ओके क्लियर, फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब रब कर रहा हूं भाई, फाइंडिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ये दो केस यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक में अलग अलग तरीके होंगे और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान देना है। तो हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लियर है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग, ये दो सिचुएशन हम बात करेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको एक इक्वेशन, ठीक है, डिबाई हकेल और सजर इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस सिचुएशन में बात करें कि मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो हमारा इस ये रिलेशन है एक इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवाई हकेल ऑन सजर इक्वेशन। और ये इक्वेशन है क्या, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी, ठीक है भाई।
तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं डेबाय हकेल ऑनसेजर इक्वेशन, डेबाय हकेल ऑनसेजर इक्वेशन। ठीक है भाई, इस इक्वेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है बहुत ही। तो पहले तो इस इक्वेशन को आप देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखूं, पहले टर्म्स समझो। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, आप जान ही रहे हो, लैम्डा नॉट लग गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए इज द कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और सी क्या है, कंसंट्रेशन है, सी इज द कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। जैसे कोई सोल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन रहेगा ना भाई, ठीक है, वो जो भी कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में, ओके, सी इज द कंसंट्रेशन। तो मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा एम इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी, इस वाले टर्म को इधर कर दिया, प्लस लैम्डा नॉट एम। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को यदि कोरिलेट करें तो दिस इक्वेशन, ठीक है, इज या कैन बी मैच्ड विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, या कह सकते हो ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का दिख रहा है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ याद आया भाई, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ध्यान देना थोड़ा सा, इस इक्वेशन का यूज आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा जल्दी से मैं बता रहा हूं, आप देख लो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का मतलब, ठीक है, यहां पर तो यदि हम एक प्लॉट या ग्राफ प्लॉट करें y और x, ठीक है, क्लियर है, y और x एक्सिस के बीच, y है भाई, x है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, स्ट्रेट लाइन या तो वो पॉजिटिव स्लोप में हो सकती है या तो नेगेटिव स्लोप में। पॉजिटिव मतलब नीचे से ऊपर जा रही है पॉजिटिव स्लोप, और ऊपर से नीचे आ रही है नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप में नेगेटिव स्लोप तो यहां पर डिसाइड करता है, एम के आगे यदि पॉजिटिव लगा है तो ये पॉजिटिव स्लोप यानी नीचे से ऊपर चलेगी, और यहां नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव स्लोप। तो यहां पर एम के जगह जो माइनस ए दिख रहा है, यहां पर नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप हम फॉलो करते हैं। तो यहां पर एक नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, ओके। और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ये एम को बताता है, स्लोप निकाल लेते हैं ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप एम की वैल्यू को बताएगा, और जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर, ये सी की वैल्यू को बताएगा। इंटरसेप्ट हो यार वाई एक्सिस पर जो है सी की वैल्यू को बताएगा। अगेन बता रहा हूं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी वाई और एक्स में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप हमारा मिल सकता है स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है। तो यहां पर खैर नेगेटिव था तो नेगेटिव मैंने लिया, तो जो स्लोप मिलेगा वो m की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इंटरसेप्ट y एक्सिस को मिलेगा वो c की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ का ये मतलब है। तो जरा देख लो भाई, इसी से ये मैच करो इस ग्राफ को, ठीक है, सॉरी इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन की मैं बात करता हूं, y की जगह लैम्डा m है, तो मैं यहां पर लैम्डा m बना दूं भाई, सॉरी लैम्डा m, x की जगह क्या है भाई, अंडर रूट सी, एम एक्स की जगह अंडर रूट सी। तो यदि इस इक्वेशन को हम इस बेस पर फॉलो करें तो लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ प्लॉट करें, लैम्डा अंडर रूट सी, तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा, और नेगेटिव स्लोप जो हमारा होगा ये वैल्यू किसकी रिप्रेजेंट करेगा, एम की। एम की जगह क्या है, माइनस ए, तो यहां माइनस ए की वैल्यू को ये बताएगा स्लोप, और इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस जो सी को रिप्रेजेंट कर, सी की जगह यहां क्या है, लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा नॉट एम की वैल्यू को ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकल, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ प्लॉट किया और यहां पर जो हमारा पॉइंट टच हो गया वाई एक्सिस से, वो हमारे लैम्डा नॉट एम को बता देगा भाई, ठीक है, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है।
तो अब इसको कैसे करें, सोच रहे हो ये ग्राफ कैसे ऐसे प्लॉट कर लिया या कर लेंगे। तो इसके लिए बहुत देखो कॉमन से हमारा टारगेट क्या है, लैम्डा नॉट एम को फाइंड आउट करना। लैम्डा नॉट एम हम इजिली फाइंड आउट, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या है भाई, जनरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन को क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं भाई, अलग अलग कंसंट्रेशन के साथ लैम्डा एम, इनफाइनाइट पर ना तुम फाइंड करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा क्या है इनफाइनाइट को छोड़कर अलग अलग कंसंट्रेशन पर हम क्या कर सकते हैं भाई, लैम्डा नॉट एम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं ना भाई। ठीक है, जैसे मान लो कि कंसंट्रेट 1 लीटर का सोल्यूशन बनाया, उसका लैम्डा एम फाइंड आउट कर लिया, फिर 2 लीटर का सोल्यूशन बनाया, उसका लैम्डा एम फाइंड आउट कर लिया, 3 लीटर का बनाया, 4 लीटर का, एंड सो ऑन। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि सिंपल सी बात करें, इसके क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो हमारे अलग अलग कंसंट्रेशन दिए रहेंगे और उसका लैम्डा एम दिया रहेगा, अलग अलग कंसंट्रेशन दिए रहेंगे, लैम्डा एम दिया रहेगा। हो सकता है अंडर रूट सी डायरेक्ट दे दें, अंडर रूट सी की जरूरत है तो अंडर रूट सी भी डायरेक्ट दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है भाई और लैम्डा एम दिया रहेगा, तो अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग लैम्डा एम की वैल्यू आपको दी रहेगी, अलग अलग कंसंट्रेशन लैम्डा एम की वैल्यू। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग कंसंट्रेशन दिया है तो इसका अंडर रूट सी निकाल लोगे। ठीक है, तो अंडर रूट सी, यहां पर अंडर रूट सी निकाल लोगे, यहां पर रूट सी, यहां पर रूट सी की वैल्यू, रूट सी, हर जगह रूट सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस रूट सी पर कितना लैम्डा एम है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे भाई, यदि ग्राफ तुम बनाओगे इस तो किस रूट सी पर, ठीक है, कितना लैम्डा एम है, अलग अलग पॉइंट हम लगाते जाएंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट हम क्या करेंगे, लगाते जाएंगे, और हमें इस तरह का हमें पॉइंट्स मिलेंगे, अल्टीमेटली इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और अगेन इस स्ट्रेट लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इंटरसेप्ट जो मिलेगा वही हमारा लैम्डा नॉट एम होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आते हैं ग्राफ का, लेकिन आ जाए तो कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा कि इसमें क्या है भाई, लैम्डा एम और अंडर रूट सी में ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ को एक्सटेंड करते हुए वाई एक्सिस पर आएंगे, जहां वो कट करेगा वही लैम्डा नॉट एम होगा। तो इसके लिए आपको डेटा दिया रहेगा। ठीक है, डेटा दिया रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए लैम्डा नॉट एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम डवाई-हकेल-ओहन्सगर इक्वेशन फॉलो करते हुए फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो पहले ही बता दो जरा थोड़ा सा हिंट, कि अब दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने काम किया, वैसे ही अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम काम कर लें, इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट करके हम कर लें। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत आती है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में यार जब भी हम पानी थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, कुछ आयंस नए ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर और पानी डाला और कुछ नए आयंस, जिसके कारण हमें यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम टाइप ऑफ इक्वेशन, सेम इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, सेम इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन में जो डॉट्स मिलेंगे यानी पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारे इस तरह से मिलते जाएंगे, यानी ये वाई एक्सिस को हमारा प्लॉट टच ही नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टीपली इंक्रीजमेंट मिलते जाता है, यानी जहां वाई को टच करे वो तो लैम्डा नॉट एम होगा, लेकिन यार वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारा ग्राफ तैयार होगा ये वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, यहाँ पर स्टीपली इंक्रीजमेंट मिलते जाएगा, क्योंकि भाई जितना पानी डालो उतने नए आयंस प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कहीं एक तरह से स्टॉपेज ही नहीं है, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ओके, जिसके कारण इस मेथड को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं यूज कर सकते, यानी डवाई-हकेल-ओहन्सगर इक्वेशन। ठीक है, तो इस मेथड को नहीं यूज कर सकते तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कोहलॉस ने, जिसको हम कोहलॉस लॉ के नाम से
जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कोहलॉस लॉ। लेकिन कोहलॉस लॉ क्या है भाई? एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम को फाइंड आउट करने की मेथड है, वो बताता है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कोहलॉस लॉ पर। थोड़ा सा मैं रब करके हेडिंग पुट अप कर लूं। चलो भाई, तो कोहलॉस लॉ की बात करते हैं। कोहलॉस लॉ क्या है? कोहलॉस लॉ ये कहता है, ठीक है, कि इन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया कई सारे, ठीक है, सोल्यूशन के साथ, और इन्होंने ये पाया कि किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यदि हम बात करें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी आयंस होते हैं, यहां पर जो भी आयंस होते हैं, उन आयंस का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी में। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यदि हम किसी सोल्यूशन को लेकर चले जाएं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं? जीरो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यदि किसी सोल्यूशन को हम लेकर चले जाएं, ठीक है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो कंडक्टिविटी मिल रही है, ठीक है, वो हमें इस आयन के कारण भी मिल रही है और इस आयन के कारण भी। तो इन्होंने कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, जो हमारे आयंस की मोलर कंडक्टिविटी होती है या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो फिक्स होती है। यानी ये A+ आयन, ठीक है, इस सॉल्यूशन के साथ रहे तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उतनी ही मोलर कंडक्टिविटी ये बनाएगा। यदि A+ आयन किसी दूसरे, यार मैं कहता हूं X- के साथ यदि है, तब भी ये भी सोल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पहुंचा दो तो A+ आयन अगेन सेम मोलर कंडक्टिविटी यहां भी बनाएगा जितना यहां बना रहा था। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर आयन, देखो डेफिनेशन तो आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन की अपनी एक लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होती है जो फिक्स होती है, कहीं पर भी वो रहे, चाहे इस सोल्यूशन में A+ रहे चाहे इस सोल्यूशन में। इसकी जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी होगी, यानी जो कंडक्टिविटी मेंटेन करने का जो हमारा ये इसका रेशियो होगा, वो दोनों जगह पर सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यही इनका कहना था। यानी सिंपल सा बात करें, इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकालने, यदि मैं कहूं कि मेरे पास AB टाइप के आयंस हैं, ठीक है, AB टाइप के आयंस हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यदि मैं बात करूं, इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के सम के बराबर। भाई ये कुछ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये क्रिएट कर रहा है, कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी B- क्रिएट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों को सम कर दे तो टोटल निकल आएगा कि नहीं, क्योंकि सबकी अपनी एक फिक्स वैल्यू है हर जगह। तो इन्होंने कहा कि सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालना, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो तो उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को सम कर दें। तो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को जनरली इस लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल लैम्डा, ठीक है, और लिमिटिंग है तो नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के लिए ये सिंबल हम जनरली यूज करते हैं। ये क्या है भाई? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलर, टोटल मोलर कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, उसमें पर्टिकुलर आयन की मोलर कंडक्टिविटी दिखाना है तो ये सिंबल। तो मैं कहूं कि इस सॉल्यूशन के लिए मुझे लैम्डा m निकालना है, तो लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A+ प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ B-, इन दोनों को हम सम कर दे निकल आएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा कोहलॉस लॉ है कि उन्होंने कहा कि हर आयन की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फिक्स होती है, चाहे वो किसी भी सॉल्यूशन के साथ रहे, ठीक है। और यदि उसकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी हमें मालूम है तो उन दो कंपोनेंट के लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को सम करते हुए हम क्या कर सकते हैं भाई? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के निकाल सकते हैं, ओके। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम क्या करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए करते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर अब चलो एक और चीज देख लेते हैं। सपोज दैट फॉर
ए एक्स बी वाई टाइप ऑफ सोल्यूशन है, टाइप इस तरह का सोल्यूशन है। तो मैंने कहा ना हर आयन अपनी एक लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। तो ए वाले एक्स आयंस, एक्स नंबर, ये एक्स क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स मोल हमारे ए टाइप ऑफ आयंस हैं। तो यदि इस सिचुएशन में यदि आपसे कहा जाए कि लैम्डा नॉट एम निकालो, तो एक्स नाउ लैम्डा नॉट ए प्लस, ठीक है, यानी लैम्डा नॉट लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जो भी है वो एक्स टाइम्स है, ठीक है, एंड प्लस वाई लैम्डा नॉट वी माइनस, समझ रहे हो? इस तरह से हम लेंगे, यानी जो हमारा क्या है भाई, जो भी नंबर हमारे दिख रहे हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट पर, उसको फ्रंट में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यदि हमें कैलकुलेशन करते हुए। तो अब बात करते हैं इस पर, सिंपल सा एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं शॉर्ट में। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ओके, चलो भाई। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमने लिख लिया कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम निकालना आसान है ग्राफिकल मेथड से, लेकिन यार वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिक्कत है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कुछ डेटा दिया हुआ है लैम्डा एम का, और उसके हेल्प से HAC यानी कि सोडियम सॉरी एसिटिक एसिड, ठीक है, AC का मतलब एसीटेट, CH3COO है। तो CH3COO में H जुड़ा है, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड। इसी तरह यहाँ पर NaAC लिखा हुआ है, तो CH3COO Na सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पर कुछ हमारा ये डेटा दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग का, और उसके हेल्प से वीक का निकालना है, ठीक है, क्लियर है? तो दिया हुआ है कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl HCl एंड NaAC सोडियम एसिटेट आर दिस, ठीक है, फाइंड द लैम्डा नॉट एम फॉर HAC, यानी कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है HAC की, यानी एसिटिक एसिड, वी नो दैट एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको लॉस लॉ को फॉलो करना है, ध्यान देना पहली चीज। तो क्या निकालना है भाई, HAC का लैम्डा नॉट एम निकालना है, ठीक है, क्लियर है? लैम्डा नॉट एम फॉर HAC यानी एसिटिक एसिड। तो वी नो दैट एसिटिक एसिड में दो आयंस हैं भाई, दो तरह के, एक H प्लस और CH3COO माइनस। तो जाहिर से इन दोनों आयंस का सम ही तो निकालना है मुझे, यानी दैट इज, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज कह सकते हो हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों के आयंस को क्या करें भाई, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दे तो हमें ये निकल जाएगा कि नहीं। तो ये चीज फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना। गिवन क्या है भाई, गिवन की बात करते हैं। गिवन, तो गिवन क्या दिया है, NaCl का दिया है कि लैम्डा एम इतना है, तो NaCl का हमारा क्या भाई, यदि करना है तो देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इसको आयंस में स्प्लिट करूं, जाहिर से NaCl का लैम्डा एम है, तो यानी कि NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया तो लैम्डा नॉट एम की बात कर रहा है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यार हमारा क्या है भाई, NaCl का जो भी हमारा क्या है मोलर कंडक्टिविटी है, या सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, क्लियर है? इसका मतलब कि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन के लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का सम है। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं, यानी सिंपली दिया है लैम्डा नॉट Na प्लस, ठीक है भाई, प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल टू कितना दिया भाई, 126.4, ठीक है, ये दिया है, दिस इज द इक्वेशन 1। दूसरी क्या इंफॉर्मेशन, HCl दिया है, तो लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल टू कितना भाई, 425.9, इक्वेशन 2, क्लियर है? थर्ड क्या दिया, NaAC यानी कि लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट एसीटेट को CH3COO माइनस लिखो, या AC माइनस मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, AC माइनस, ठीक है, इसको AC माइनस भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना भाई।
तो AC माइनस, ये दिया है कितना भाई 91, ये इक्वेशन थर्ड। अब आपको इस तीन इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है बस कि हमें लास्ट में लेमडा एच प्लस एंड प्लस लेमडा लेमडा नॉट CH3COO माइनस का सब मिले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जरा देख लो यार, इक्वेशन यदि मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं, 2 और 3 को ऐड कर दूं तो इसमें H प्लस Cl माइनस Na प्लस AC माइनस सारे आयंस का हमें सब मिल जाएगा। और फिर इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो उसमें से Na प्लस Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या H प्लस AC माइनस, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं कर नहीं रहा हूं, आप इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर लेना और इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना, तो जिसमें Na प्लस और Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमें मिलेगा क्या, लेमडा H प्लस प्लस लेमडा AC माइनस, ठीक है भाई। ओके, हो जाएगा, ट्राई करना, मैं आंसर बता दे रहा हूं, आपका आंसर आएगा जो फिलहाल 390.5, ठीक है भाई। नहीं सॉरी 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 सॉरी, लिखना पड़ेगा, कितना हो रहा है 490, हाँ 390.5 आना चाहिए। ओके, तो 390.5 ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, इन दोनों को सिंपली ऐड करना है यार, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ऐड करने और माइनस करने में जाहिर सी होता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से, मतलब जब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे क्वेश्चन 2 एंड 3 को, तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस लिखेंगे और इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो इसमें से Na प्लस Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो भी सम आया है उसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है, आ जाएगा आंसर। चलो